कि ज्वेल्स फॉर लाइफ स्कीम है ना, जिसमें 12 किस्तें देंगे हम और 2 किस्तें देंगे पीसीजे। है ना फायदे का सौदा? ज्वेलर फॉर जनरेशंस, पीसी ज्वेलर। चल तुम लोग को चाय पिला डाल टे पेपर। कुछ सीख मोड कारी भी डाइट पे। देख टैंक भी फुल है अभी तक। चल पड़ो बस यूं ही। पेश है टाटा नैनो 2012। वाईफाई, हाईफाई, फिल्म, चिलिंग, हंसी, अरे हंसी तो हंसी। Samsung Star 3 with fast Wi-Fi. एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीएनबी की आवाज की खास पेशकश में हम ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट से जुड़े सवाल और जवाब देने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। लेते हैं अगला सवाल। ऋषि अग्रवाल पूछना चाहते हैं। ऋषि, क्या सवाल है आपका? जी, मैं ऑटो सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो बीइंग अ न्यू इन्वेस्टर कौन से कंपनीज मुझे टारगेट करने चाहिए अगर ऑटो सेक्टर में मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ? इससे पहले आपने बाजार में कभी निवेश नहीं किया? नो, नॉट रियली। देवेन, बताइए ऑटो सेक्टर में आपकी फेवरेट पिक। जनरली ऑटो सेक्टर को हम लोग 2 या 3 सेगमेंट के अंदर बांटते हैं। एक तो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है, दूसरा 2 व्हीलर सेगमेंट है और दूसरा पैसेंजर कार व्हीकल सेगमेंट है। ये 3 के अंदर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। फार्म इक्विपमेंट सेगमेंट को अलग से देखते हैं। तो सपोज आपका चॉइस ये रहता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है ऑटो सेक्टर के अंदर, तो एज ऑफ नाउ आई बिलीव दैट द लार्जर अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी शुड बी अवेलेबल विथ कंपनीज विच आर इन कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ आना जरूरी बनता है कंट्री के ग्रोथ के हिसाब से, और वो ग्रोथ आता है तो डेफिनेटली आई थिंक लॉजिस्टिक मूवमेंट बढ़ेंगे कंट्री में। एट द सेम टाइम इंटरेस्ट रेट घटते हैं तो कमर्शियल व्हीकल की डिमांड पिकअप में थोड़ा बदलाव आएगा, तो वो आप नक्की करिए और उसके हिसाब से आई थिंक कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए। एज सच करंटली कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट स्टॉक्स आर अवेलेबल एट रिलेटिवली लोअर वैल्यूएशन, सो इट बिकम्स आई थिंक रिलेटिवली आई थिंक अ सेफ बेट compared to I think the other places के जहाँ पे valuation थोड़े बड़े हुए। So companies like Tata Motors would be in my preference list to begin with, and as a second choice Ashok Leyland can also be considered in this current environment. और अपने किस तरह के रिटर्न्स मिल सकते हैं स्टॉक्स में अगर मौजूदा भाव पर ये लेते हैं? Tata Motors have already appreciated significantly in last 6-8 months, but फिर भी ये कंपनी के अंदर करीबन आपका 15 महीने का 12 से 15 महीने का एक टाइम पीरियड है आपके पास, तो मैं समझता हूँ कि करीबन आपको 20 से 25% के बीच में रिटर्न आने की डेफिनेटली संभावना है, प्रोवाइडेड मार्केट ऑल्सो स्टार्ट पिकिंग अप अलॉन्ग विद। ओके, निश्चल का सवाल लेते हैं अब बैंक्स शायद इनके पास है। निश्चल, बताइए। I have a couple of banks like Axis Bank, ICICI Bank. I want to know what will be the impact of Basel III norms on these banks, and secondly, what will be the capital requirement for FY13 and FY14 for these banks actually. निश्चल, आयु आप बैंक का, आप क्या बैंकिंग स्पेस में काम करते हैं? No, I am basically financial advisor. ओके, सो यू अंडरस्टैंड बेसल 3 एंड एवरीथिंग, क्योंकि आमतौर पर रिटेल निवेशक तो ये बेसल 3 सब कुछ समझते नहीं है। बोल, आपको क्या लग रहा है? माना यही गया है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक ज्यादा इक्विप्ड होंगे? By definition, because private sector doesn't have to keep going to the government to take permission to raise money, and they can keep diluting their stake. But obviously, if money is required, then they will have to dilute their stake. I mean, I don't know the current capital adequacy norms of, what is the current status on them. Whether it's ICICI, I think is about 13-14. Axis Bank would be pretty much the same thing. So we'll have to kind of see. I have not studied. देवेन, क्योंकि आपने कहा बैंक इज द प्लेस टू बी, इस के मद्देनजर आपको क्या लग रहा है प्राइवेट सेक्टर में कौन से बैंक्स इनको चुनने चाहिए, कहां पर और एक्सपोजर ले सकते हैं? I think Axis Bank would remain a favorable bet for sure. They are very well capitalized even today also, and probably I think जैसे आगे जाके कारोबार बढ़ता है, see these banks are growing at around 20% plus rate of growth in any case. और कारोबार बढ़ता है, and if they have to add up to the capital adequacy norm जो Basel III norms के अंदर आए हैं, तो उसके अंदर आपको डेफिनेटली ये बैंक्स के अंदर कैपिटल डाइल्यूट होएगी, बट एट द सेम टाइम ग्रोथ साथ में बना रहेगा। They are currently well capitalized, so my reading says that I think companies like Axis Bank, ICICI Bank, and even IndusInd Bank, this bank would be better placed within the private sector's place. मेरा खुद का प्रेफरेंस पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर जो छोटी बैंक है उसकी तरफ नहीं है, बिकॉज आई फाइंड दैट दे वुड बी पासिंग थ्रू मच मोर चैलेंजिंग टाइम
compared to the other lots of public sector banks, which are larger banks. So I would stick with some of the private sector banks, and within public sector banks, the bank like State Bank of India would remain in my portfolio. और किस तरह का रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं? Well, again, I think ये अब 12 से 15 महीने का एक नजरिया रखते हैं. जनरली हम लोग जब भी बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो 3 साल के एक नजरिए से इन्वेस्ट करते हैं. बट इवन इफ द इन्वेस्टर वांट्स टू इन्वेस्ट फॉर 12 to 15 months and considering that the market will probably go up with the rate cut coming in, so to my mind, I think banking stocks can easily give around 15 to 20% appreciation from current levels. चलिए अगला सवाल इनके मैत्रा सवाल पूछना चाहते हैं. जी मैत्रा जी. Actually, I am interested to know about the investment in the unit-linked insurance, because presently I got a couple of telephone calls. They are telling that government has discontinued the unit-linked, market-linked insurance because there is the return is very low. So I have already some investment with the unit-linked insurance. What is the fate in that? यूनिट आप यूलिप के बारे में जानते हैं? यूलिप के बारे में and also unit-linked insurance. पंकज, मार्केट लिंक्ड इंश्योरेंस हमेशा से हम कहते आए हैं कि कभी भी आप जोड़िए मत, क्लब मत कीजिए. फ्यूचर क्या है उसका? देखिए, बिल्कुल अपना इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों को अलग रखिए. और जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर जो भी आपके पास विकल्प है इन्वेस्टमेंट के, अदर देन इंश्योरेंस को आप एज ए रिस्क मैनेजमेंट टूल के हिसाब से रखिए. उसके लिए टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी एक अच्छा विकल्प है, वो बिल्कुल आपको रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में. ऑलरेडी है अब है, उसके साथ में कितना टाइम हो गया है, अगर आप सरेंडर करते हैं तो सरेंडर चार्जेस अभी कितने हैं आपको देने होंगे, वो आपको देखना होगा. लेकिन मेरे हिसाब से क्योंकि जो चार्जेस लगते हैं, पॉलिसी एडमिन चार्ज है, प्रीमियम एलोकेशन चार्ज हो सकता है कि अभी अगर 4-5 साल हो गए हैं तो काफी कम होगा, लेकिन पॉलिसी एडमिन चार्ज उसके ऊपर होगा. उसको देखते हुए अभी भी आप कैलकुलेट कीजिए. अगर निकलना बेहतर है, क्योंकि ये बोलना बिना पॉलिसी को देखते हुए बताना मुश्किल हो जाएगा, बट आप कैलकुलेट कीजिए. अगर आप वहां से निकलकर उसकी जगह पर उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करते हैं, हो सकता है म्यूचुअल फंड एक अच्छा विकल्प हो सकता है उसके लिए, तो आपको शायद ज्यादा फायदा होगा. मेरे हिसाब से यूलिप बहुत ही कॉस्टली इन्वेस्टमेंट है, चार्जेस काफी ज्यादा होते हैं, तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैं यूलिप में निवेश करने के लिए सलाह नहीं दूंगा. जो ICICI Prudential है, already I invested and already 3 years passed, but I find this NAV is less than what I invested. But is there any chances of increasing this NAV value in coming 2 years? देखिए, ICICI Prudential में आप लाइफ टाइम या लाइफ टाइम गोल्ड, लाइफ टाइम सुपर जैसे प्लान की बात कर रहे होंगे, वहां पर डिफरेंट टाइम में डिफरेंट चार्जेस पे हुए थे. बट अभी जहां यूनिट की बात करते हैं, मार्केट बढ़ेगा और आपका निवेश अगर इक्विटी में है, क्योंकि उसमें आपको डिफरेंट चॉइसेस मिलती हैं. आपका इक्विटी है, बैलेंस है, या फिर आपके पास में डेट फंड है. तो अगर इक्विटी में इन्वेस्ट किया हुआ है, मार्केट बढ़ेगा तो डेफिनेटली एनएवी का भी आपका बढ़ेगा, यूनिट का प्राइस बढ़ेगा. लेकिन चार्जेस के बारे में क्या, जो चार्जेस में कट रहे हैं वो कटने के बाद आपके हाथ में कितना आएगा वो जानना जरूरी है. उसकी जगह पे अगर आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां पर आपके कॉस्ट कम होगी, तो मार्केट के साथ में वहां भी यूनिट का प्राइस बढ़ेगा. लेकिन कॉस्ट कम होगी तो आपके हाथ में नेट ज्यादा आएगा. इसके लिए उस कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए मेरी सलाह यह है कि यूलिप के मुकाबले में म्यूचुअल फंड बेहतर विकल्प है. तो यहाँ पर सवाल जवाब का सिलसिला हम यहीं पे खत्म करते हैं. उम्मीद करते हैं कि आप सभी को कुछ टिप्स मिले होंगे अपने निवेश को, अपने पोर्टफोलियो को ठीक करने के. देवेन, पंकज, गुल और राजेंद्र, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे शामिल होने के लिए. हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अगला 1 घंटा खास रहेगा क्योंकि हम बात करने वाले हैं पुणे की चुनौतियों के बारे में, कहां पर एड्रेसेस की जरूरत है और साथ ही साथ एक बड़ी अपॉर्चुनिटी जो पुणे के सामने है उसका फायदा सब लोग कैसे उठा सकते हैं. ब्रेक के बाद Presenting sponsor Amit Enterprises Housing Limited, Built for More, Built Partner Business Standard, and Midday.